कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से जारी रख रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही आपके करीब है और अपना लक्ष्य अब आपको अर्जुन की तरह साधना पड़ेगा। आप लोग तैयार रहिए और मेरे साथ लगे रहिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, हम लोग इससे पहले की वीडियो में पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सीमाएं समझ चुके थे और हमने आधे से ज़्यादा लगभग जान लिया था कि कनाडा और यूएसए की सीमा के बारे में। चलिए आज मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, ये आपकी 49 डिग्री पैरेलल है, ये 49 डिग्री समांतर रेखा, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। समझ गया? ठीक है, ये पूरी नई सीमा बनाती है। इसके बाद आगे 5 झीलें हैं, जैसे कि मैंने बता पिछले वीडियो में। ये आपकी है 1 2 3 4 5। आप देख पा रहे हैं? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये 5 झीलें हैं। इनमें से पहली जो है सुपीरियर है, दूसरी ह्यूरॉन है, तीसरी मिशिगन है, चौथी ईरी है, पांचवी ओंटारियो है। ओंटारियो से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और ये यहाँ पे गल्फ है सेंट लॉरेंस की, इसमें अपना जल गिरा देती है। मैप में आप देख पा रहे हैं? हो सकता है ना दिख रहा हो, मैं आपको थोड़ा छोटा बना के दिखाता हूँ। ये इधर आपका ये गल्फ है सेंट लॉरेंस का और इसमें जो है ये नदी गिर जाती है। बात आती है सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है, सेंट लॉरेंस गल्फ, इसमें पानी कहाँ का आता है? ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें पानी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का पानी घुस गया है। यहाँ जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इस सेंट लॉरेंस गल्फ, ये है सेंट लॉरेंस गल्फ, इसमें या पानी इसका चला गया है उत्तरी अटलांटिक महासागर से, और नदी का पानी तो अब जाता ही है। चूँकि क्रिया विधि अब समझिए इसकी, तो ये हो गया पूरी सीमा कनाडा और यूएसए की सीमा की। अब मैं आपको जो बताऊंगा आप बहुत ही पेशेंस रखकर समझिएगा मेरी बात को। जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। समझिए, ये आपका एक कथन निष्कर्ष टाइप का प्रश्न बनेगा। देखिए, इसका जो पश्चिमी सिरा है पूरा आपका उत्तरी अमेरिका का, देख पा रहे हैं ये आप मैप में? ये इसका पूरी सीमा के साथ साथ विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वतमाला या रेंज जिसको कहते हैं रॉकीज पर्वत। कौन सा? रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत, रॉकीज पर्वत दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा टॉप 4 पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। मैं आपको बता भी चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इन सब के बारे में। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देखिए। ओके, रॉकीज पर्वत सबसे लंबी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और ये पूरे पश्चिमी भाग में इसके फैली हुई है, विस्तृत है। ये कनाडा से लेकर लास्ट में मैक्सिको के आगे जो 7 देश हैं जिसको मध्य अमेरिका बोलते हैं, वहाँ तक पूरा ये फैला हुआ है रॉकीज पर्वत। चूँकि रॉकीज पर्वत पे काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ भी हैं, तो अच्छा चलो रॉकीज पर्वत के बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि रॉकीज पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताएंगे आप? रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट
एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, समझ रहे हैं? ये कहाँ है? ये कनाडा में है, लेकिन कनाडा में है, देख पा रहे हैं? ठीक है। माउंट एल्बर्ट कहाँ है? लेकिन ये क्या उत्तरी अमेरिका की नहीं है, ये सिर्फ रॉकीज की है, क्योंकि रॉकीज कहाँ है? सिर्फ कनाडा तक है, और उत्तरी अमेरिका यहाँ भी फैला है, कहाँ? अलास्का तक। तो पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो है आपकी माउंट मैकिनले, पूरे उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका कौन सी है इसकी? माउंट मैकिनले। समझ गया? माउंट मैकिनले सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अब रॉकीज पर्वत से कुछ पॉइंट इसका जुड़ा हुआ है। देखिए, ये आप कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मैंने बताया है दक्षिण अमेरिका के पार्ट 2 में कि बारिश कैसे होती है। आपको बस मैं इतना बताऊंगा कि जब समुंदर से हवाएं उठती हैं नमी लेकर, तो रॉकीज पर्वत है, पर्वत पे ऊंचे ऊंचे शिखर है, इसकी ढाल से टकराती हैं, तो ये ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठती हैं तो ये हल्की हो जाती हैं और अपनी नमी छोड़ देती हैं, अपनी नमी छोड़ देती हैं रॉकीज पर्वत की ढाल पर। पानी का नियम क्या कहता है? जल हमेशा कैसे बहेगा? जल हमेशा, मान लीजिए ये कोई शिखर है, ठीक है, जब इससे कोई नदी निकलती है, इस पर बारिश होती है, तो कहाँ? जाहिर सी बात है इसके नीचे बहेगी ना। तो इसी प्रकार जब बारिश होती है तो ये पश्चिम में गिरता है और पूर्व की तरफ बहता है। तो इसका कारण यही हमें इससे पता चलता है कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी भाग है, ये एक स्लोप टाइप का बन चुका है, इधर इसकी ढाल है, तो इस तरह से इधर पानी बहुत ही तेज़ी से बहते हुए आता है, और यही पानी जो है इन झीलों को प्रदान होता है। अब ये झीलें क्या हैं? ये झीलें एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से ज्वाइंट हैं। इनको जल जो मिलता है कैसे मिलता है? तो वो झरनों के द्वारा, जिसको वाटरफॉल्स कहते हैं। ये झीलें झरनों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब इन झीलों को पानी मिलता रहता है, चूँकि झरने काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो यहीं पे एक सबसे ऊंचा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जलप्रपात का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? ये इरी देख रहे हैं, इरी झील, ये ओंटारियो झील, इसके बीच में है ये नियाग्रा फॉल्स। समझ गया? नियाग्रा फॉल्स भी बन गया है। अब यही ओंटारियो से फिर निकलती है आपकी नदी सेंट लॉरेंस नदी। चूँकि ओंटारियो में जल है, अब ओंटारियो से जल लेकर सेंट लॉरेंस नदी निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो आप समझ गए। अब जब वहाँ जल गिरा देती है तो वहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर का भी जल आता है, ठीक है, और इसका भी जल आ जाता है, इसलिए यहाँ पानी हमेशा भरा रहता है। अब समझिए, चूँकि ये जो ग्रेट लेक्स का क्षेत्र है, अब हम खाली बात अभी ग्रेट लेक्स की करेंगे। अब आप समझिए आगे, ये जो ग्रेट लेक्स का क्षेत्र है, इसमें होता ये है कि देखिए, ये है आपका पहली, दूसरी। अब मैं बार बार ग्रेट लेक्स को ऐसे नहीं बनाऊंगा। देखिए, ये मान लीजिए एक क्षेत्र है ग्रेट लेक्स का, ग्रेट लेक्स, ओके। इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, अब पानी तो खूब ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, जल विद्युत का उत्पादन काफ़ी हद तक होगा, जल विद्युत काफ़ी ज़्यादा होगी। दूसरी बात, अब पानी यहाँ है तो जाहिर सी बात है चारागाह क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा होगा, चारागाह, घासें खूब होंगी, चारागाह क्षेत्र। चारागाह क्षेत्र जब ज़्यादा होगा तो पशुपालन ज़्यादा होगा, पशुपालन। अब पशुपालन ज़्यादा होगा तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ का जो क्षेत्र होगा एक औद्योगिक क्षेत्र होगा, औद्योगिक नगरों का विकास। क्यों? जल विद्युत इतनी ज़्यादा हो रही है, तो जाहिर सी बात अगर विद्युत जहाँ है वहीं पे तो औद्योगिक नगरों का विकास होता है।
तो ये औद्योगिक नगरों का विकास होगा यहाँ पे। औद्योगिक नगर होंगे। तो ये तो इसका यानी इससे हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड क्षेत्र होता है चारों तरफ का। इसी के चारों तरफ जो है, जो ये घास के मैदान, चारागाह क्षेत्र पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान, बात समझ गए आप? शीतोष्ण घास के मैदान ऐसे मैदान जो कि 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते या दक्षिणी अक्षांश के पास पाए जाते हैं। 40 से 60 अंश, नॉर्थ या साउथ कोई भी एरिया हो, उत्तरी या दक्षिणी, 40 से 60 अंश को वहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हीं शीतोष्ण घास के मैदानों को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरी। अब पता चला, मैं कई वीडियो में प्रेरी नाम बता चुका हूँ, आज ये जान गए होंगे प्रेरी क्या है। और हर महाद्वीप में मैंने बताया है, कहीं पे डाउन से कहीं पे क्या है। तो आप बताओगे कि अर्जेंटीना में प्रेरी को क्या कहते हैं? वहाँ भी एक क्षेत्र पाया जाता है अर्जेंटीना और उरुग्वे के पास। तो आपको प्रेरी क्लियर हो गया। इसी वजह से यहाँ पे गेहूँ और मक्का बहुत ज़्यादा पैदा होता है, इसीलिए अमेरिका का जो गेहूँ होता है भारत के गेहूँ से लगभग 2 गुना मोटा होता है। और इधर का क्षेत्र इसीलिए डेवलप है, इसीलिए अमेरिका का इधर का जितना भी क्षेत्र है, यहीं पे वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क सब इधर ही है। तो ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। इसका कारण यही है कि यहाँ की जलवायु। समझ गए आप बात? ठीक है। यहाँ पे डेयरी उद्योग भी बहुत ज़्यादा होगा। डेयरी उद्योग जिसको प्रसंस्करण उद्योग भी कहते हैं। कौन सा? प्रसंस्करण को ही डेयरी उद्योग कहते हैं। तो ये हो गया इसके चारों ओर का क्षेत्र। अब झीलों पे ही थोड़ा सा पॉइंट बन जाता है कि जैसे सुपीरियर झील है, इसके बगल में एक क्षेत्र पाया जाता है तट पर, दुलुथ नगर जिसको कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नगर भी जान लीजिए, औद्योगिक नगर है दुलुथ। आप मिशिगन जाओगे, मिशिगन में ऊपर जो पड़ता है यहाँ पे कहते हैं ग्रीन बे या गैरी भी कहते हैं। और नीचे आओगे शिकागो मिलेगा, शिकागो। यहीं पे 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे स्वामी विवेकानंद जी भाग लेने। इसके बाद आप आओगे, एक और है इरी में। इरी में बहुत ही फेमस है डेट्रायज। ये जनरली कार उद्योग के लिए जाना जाता है। एक और है एक्रोन सिंथेटिक रबर और टायर उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये मैंने ग्रेट लेक्स की सारी विविधताएं बता दी। ये तो बता ही चुका था कि सबसे मीठी ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो सुपीरियर है, आपको पता भी है। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से ग्रेट लेक्स का कॉन्सेप्ट। अब ग्रेट लेक्स से संबंधित 2 शहर हैं कनाडा में। जो ये सेंट लॉरेंस नदी, ये ओंटेरियो झील है, ओंटेरियो, यहाँ से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। इस पर 2 शहर पाए जाते हैं, दोनों ही कनाडा में स्थित हैं। ऊपर वाला है क्यूबैक और नीचे वाला है मॉन्ट्रियल। कौन सा है? ये है मॉन्ट्रियल और ये वाला है क्यूबैक। क्यूबैक जो है, क्यूबैक है पूर्वी और मॉन्ट्रियल है पश्चिमी। मॉन्ट्रियल जो है ये जलपोत उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जलपोत, यहाँ पे शिप्स बनाए जाते हैं, जहाज़ बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं। क्यूबैक जो है, क्यूबैक कनाडा में ही नहीं पूरे विश्व में कागज़ उत्पादन करने में नंबर 1 क्षेत्र है। कागज़ उत्पादन में प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में कनाडा, इसीलिए नंबर 1 क्षेत्र है वे पूरे विश्व में कागज़ उत्पादन में। अब ये क्यों है मैं ये भी बता सकता हूँ, तो जानिए कागज़ उत्पादन में नंबर 1 क्यों है। कागज़ जो है कैसे बनता है? नर्म या मुलायम लकड़ी की लुगदी से। लकड़ी की लुगदी, वो भी कैसी? मुलायम। चूँकि मुलायम भाई विषुवत रेखा है तो वहाँ पे तो कठोर बन पाए जाएंगे, लेकिन हमें कठोर तो चाहिए नहीं, मुलायम चाहिए। मुलायम वन शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं।
शीतोष्ण क्षेत्र कहाँ पे होते हैं, ये आप देख रहे हैं 0 डिग्री है, ये 40 से 60 डिग्री की जो रेंज है यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र आता है, इधर कनाडा आता है, रसिया, चाइना, ये वाला क्षेत्र। तो कनाडा, रसिया, चाइना इधर वाले क्षेत्र में कौन से वन पाए जाएंगे, शीतोष्ण वन पाए जाएंगे। और शीतोष्ण वनों को ही हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण या टैगा वन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मैंने बोला टैगा वन किसको कहते हैं, शीतोष्ण वनों को। शीतोष्ण वन या टैगा वन जो 40 से 60 अक्षांश पर पाए जाते हैं उत्तर में या दक्षिण में, वो कौन से वन होते हैं, शीतोष्ण वन या टैगा वन। उत्तरी अक्षांश में जो पाए जाते हैं, दक्षिणी में। ओके, तो इनको बोलते हैं टैगा वन। और ऐसी लकड़ी होती है मुलायम, इस वजह से यहाँ पर विकास हुआ है इन वनों का। आप बात समझ गए, ओके। तो ये आपका मैंने बता दिया उद्योग की भी। अब थोड़ा सा और जानिए कनाडा के बारे में, लगता है कंप्लीट हो पाएगा आज कि नहीं कनाडा। चलिए देखते हैं कनाडा में। अब जो कनाडा है उत्तरी कनाडा में, यानी कनाडा मध्य जो है, ये है आपका कनाडा। यहाँ बीच से ये देखिए एक वृत्त गुजरता है जिसको कहते हैं 60.5 डिग्री उत्तरी महाव्रत या आर्कटिक महाव्रत। आर्कटिक महाव्रत, चूँकि आर्कटिक महाव्रत इसके मध्य से गुजरता है, अतः यह हम कह सकते हैं कि पूरा बर्फ का क्षेत्र है। जब इधर का पूरा यह क्षेत्र उत्तरी कनाडा पूरा बर्फीला क्षेत्र है, आधे से ज़्यादा पूरा बर्फीला क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है एयरपोर्ट वगैरह भी बर्फीले ही होते हैं। यहाँ पर घास वास नहीं पाई जाती है। और जैसे कोई जहाज़ उतरता है तो स्केटिंग करते हुए बहुत दूर जाकर रुकता है। इसीलिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल भी आइस हॉकी ही माना जाता है ना, और है भी। तो बर्फ़ जमी रहती है, तो यहाँ पे नदियाँ झीलें बहुत ही कम पाई जाती हैं। अब इसी वजह लेकिन जब यहाँ गर्मी का मौसम आता है तो कुछ झीलों का निर्माण हो जाता है इस क्षेत्र में, इसी बर्फीले क्षेत्र में। तो वो झीलें कौन सी हैं, वो झीलें मैं आपको बताता हूँ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ टू साउथ। पहले मैप में देखिए, जो यहाँ सबसे ऊपर पाई जाती है इसको बोलते हैं ग्रेट बियर, समझ रहे हैं। दूसरी यहाँ पे पाई जाएगी ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। तीसरी यहाँ पे पाई जाएगी अथावस्का, अथावस्का पाई जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे पाई जाती है रेनडियर, रेनडियर के बाद एक यहाँ पे पाई जाएगी आपकी, इसको बोलते हैं विनिपेग। ये 5 झीलें हैं, ऐसे 5 झीलें हैं। उत्तर से दक्षिण में लिखे देता हूँ। पहले पाई जाती है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट अथावस्का, ग्रेट, फिर ग्रेट नहीं, ग्रेट अथावस्का, रेनडियर और विनिपेग। ये नॉर्थ टू साउथ हैं, 5 झीलें। इन्हीं झीलों के बगल से ही, विनिपेग के पास से ही एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं मैकेंजी। मैकेंजी नदी इन झीलों के साथ साथ ही इसी सीमा से बहती है और जाकर के ऊपर कौन सा सागर है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ब्यूफोर्ट सी। ये रही नदी, ये, और ये ब्यूफोर्ट सी में गिर जाती है। ब्यूफोर्ट सागर, मैकेंजी नाम आप जान लीजिए, मैकेंजी, मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है, यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैकेंजी, कनाडा की सबसे लंबी नदी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया है, ठीक है।
अब आगे बात करते हैं हम लोग कनाडा के बारे में ही। तो देखिए, एक नदी और निकलती है, कनाडा से ही निकलती है, लेकिन वो कनाडा में बहती नहीं है। ये कनाडा है, इधर का जो अलास्का क्षेत्र है, कनाडा से ही निकलती है ये नदी, जिसको बोलते हैं यूकान नदी। यूकान नदी ये पूरे जो है आपके अलास्का में बहती है। और इधर कौन सा सागर है यहाँ पे? बेरिंग सागर। बेरिंग सागर में जाकर के गिरती है। चूँकि ये नदी जो है पूरे अलास्का में बहती है और अलास्का की सबसे लंबी नदी है, ये कटमई नामक एक क्षेत्र से गुजरती है। कटमई क्षेत्र, ये कैसा क्षेत्र है? कटमई क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हजारों ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कई सारे ज्वालामुखी। ये पूरा ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है कटमई क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र यानी वॉल्केनो एरिया है ये। अब यहाँ पे कई सारे ज्वालामुखी होंगे, इसलिए इस नदी को हम क्या बोलते हैं जानते हैं आप? यूकान नदी को ही बोलते हैं हजारों धुआरों वाली घाटी। हजारों धुआरों की घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, PCS 2018 में पूछा गया हुआ। हजारों धुआरों की घाटी, हजारों धुआरों की घाटी कौन सी नदी है? यूकान नदी। क्यों? अब देखिए, कोई नदी जब ज्वालामुखी क्षेत्र से निकलती, ज्वालामुखी में क्या आग है? आग है। जब आपको अब आग से जब अगर पानी निकलेगी तो उससे जलवाष्प पैदा होगा, जलवाष्प पैदा होगा, भाप बनकर ऊपर उठेगा। आपको छोटा सा एग्जांपल दिया, आप घर में आग जलाइए, उस पर थोड़ा पानी डाल दीजिए, भाप उठती है। इसलिए वहाँ पूरा एरिया कैसा है? धुआं धुआं हो जाता है। इसलिए इस नदी को, यूकान नदी को, हजारों धुआरों की घाटी बोलते हैं। समझ गए आप? क्लियर हो गया होगा हजारों धुआरों की घाटी क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूकान नदी के बारे में हो गया। और मैकेंजी भी मैंने आपको बता दी, मैकेंजी सबसे लंबी नदी है कनाडा की। ठीक है, कनाडा के बारे में और जान लीजिए। कनाडा यूरेनियम उत्पादन में, यूरेनियम में उत्पादन और निर्यात में नंबर 1 है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में नंबर 1 है, लेकिन वर्ल्ड में नंबर 2 है। पहले पे कौन है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। नंबर 2 पर कौन है? कनाडा। नंबर 3 पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ये डाटा चेंज होता रहता है, फिर भी नंबर 1 पर कजाकिस्तान, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। ये आपका हो गया। दूसरा बात आप जानिए, जुड़वा खनिज। जुड़वा खनिज क्या है? जुड़वा खनिज है सीसा और जस्ता। सीसा, जस्ता, इनको हम क्या बोलते हैं? जुड़वा खनिज। जुड़वा खनिज। इसकी एक खान है सुलिवान खान। सुलिवान खान। सुलिवान खान ये कहाँ है? सुलिवान खान कनाडा में है। कनाडा में, ठीक है। और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जो है सीसा और जस्ता का बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी ब्रिटिश कोलंबिया। कहाँ पे? ब्रिटिश, दिख रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है। कोलंबिया, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे ज़्यादा सीसा और जस्ता का उत्पादन यानी जुड़वा खनिज का उत्पादन होता है। और सुलिवान खान जो है जुड़वा खनिज की सबसे बड़ी खान है कनाडा के अंदर। और जुड़वा खनिज उत्पादन में कनाडा विश्व में नंबर 1 है। ये आप जान गए। कनाडा के अल्बर्टा राज्य में ही वुड बुफेलो नेशनल पार्क पाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। कहाँ पे? अल्बर्टा। आप मैप में देखिए कहाँ है अल्बर्टा। अल्बर्टा राज्य में वुड बुफेलो नेशनल पार्क अल्बर्टा स्टेट में है। ओके, अल्बर्टा स्टेट में। दूसरी बात है, एक और है कनाडा में
जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की खान है ओंटेरियो। यहाँ आपको दिख रहा है, जी हाँ, ओंटेरियो, ओंटेरियो सोने की खान है। ये पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की खान है। ओंटेरियो कहाँ है? कनाडा में। तो इस तरह से मैंने आज जो है आपको पूरा उत्तरी अमेरिका में कनाडा के बारे में मैंने पूरा बताया, ग्रेट लेक्स के बारे में पूरा बताया, इसकी क्रियाविधि बताया, कैसे जल मिलता है, इसके चारों ओर क्या मिलता है, मैंने सब कुछ आपको आज चर्चा कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम USA यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आप लोग मेरी मेहनत का इनाम अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए वीडियो को, एज मच एज यू कैन। आप प्लीज़ शेयर करते रहिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा वायरल कर सकें करिए। आपको नॉलेज और कंटेंट, आप खुद वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।